हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश में विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों के अंतर्गत बच्चों अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए बच्चों? हमने विलयन की मोलरता ज्ञात की, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात की, विलयन की मोलरता ज्ञात की थी। इसके अलावा हमने डब्ल्यू वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात किया था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात किया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी हम ज्ञात कर चुके थे बच्चों। जब हमने ये तीन विधियां ज्ञात की थी बच्चों, तो इन तीन विधियों में विलेय के मोलों का सर्वाधिक उपयोगिता थी बच्चों। ये विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या थी, ये विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी। ग्राम तुल्यांक भी बच्चों मोल से निकल रहे थे, और मोललता 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या थी। अतः हम यह बात जान चुके थे बच्चों कि हमें विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों में मोलों का व्यापक उपयोग करना था बच्चों। मोल की बहुत व्यापक उपयोगिता थी, अर्थात जो मोल थे, मोल हमें सांद्रता को ज्ञात करने के लिए मूलभूत इकाई के रूप में मिल रहे थे बच्चों। तो मूल पर आधारित एक सांद्रता ज्ञात करने की नई इकाई प्रस्तावित की गई बच्चों, जिसको कहा गया मूल प्रभाज। क्या कहा गया बच्चों? मूल प्रभाज। अर्थात जब सब बातें बच्चों मूल पर आधारित हो रही थी, तो क्यों ना कोई ऐसी यूनिट आ जाए जो डायरेक्ट मोल से ही संबंधित हो, क्योंकि सब में मोल का उपयोग हो रहा था। तो क्या बात हो रही बच्चों, कोई ऐसी यूनिट क्यों ना दे दी जाए जिसमें केवल मोल हो, केवल और केवल मोल पर आधारित हो। अर्थात हम विलयन में मोलों का हिस्सा ही देख लेना। जैसे कि हमने माना 1 विलयन है, ये जो विलयन है ये 1 विलयन है, 1 विलयन है बच्चों। इसमें क्या क्या है? विलेय है और विलायक है। हमने माना इस विलयन में विलेय और विलायक के मोल 1/3 और 2/3 हिस्से में है, यानी ये विलेय हो गया और ये वाला विलायक हो गया। यानी इसका मोल प्रभाज कितना है? तो ये जो इसका हिस्सा है टोटल विलयन में, जो इसका हिस्सा है, जो इसका पार्ट है, वही पार्ट इस विलयन का मूल प्रभाज कहलाएगा। बात समझ में आया ना बच्चों? क्या 1 विलयन है, हमने माना इस विलयन में विलेय का हिस्सा 1/3 है, विलायक का हिस्सा 2/3 है। तो इसमें जो विलेय के मोलों का हिस्सा होगा, ये मोलों का जो हिस्सा कहलाएगा, यही भाग इस विलयन में मूल प्रभाज कहलाएगा विलेय का। और ये जो वाला भाग है, ये विलायक का मूल प्रभाज कहलाएगा। अर्थात विलयन के संपूर्ण भाग में हमें विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को काउंट करना था। उसकी काउंटिंग के लिए विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की एक नई विधि प्रस्तावित की गई। उस नई विधि को हम मूल प्रभाज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। तो मूल प्रभाज की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? मूल प्रभाज किसी विलयन में किसी भी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है बच्चों। क्या होगा? मूल प्रभाज क्या होगा? विलयन में किसी घटक के मोल और विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल, इन दोनों का जो अनुपात होगा, यही अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों? मूल प्रभाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा यह अनुपात? यह अनुपात उस विलयन का मूल प्रभाज कहलाएगा। चलिए सूत्र के रूप में लिखते हैं बच्चों। मूल प्रभाज को सामान्यतः एक का संकेत होता है काई। क्या होता है बच्चों? काई, CHIV लिखते हैं, या हिंदी में बोलते हैं काई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने माना एक विलयन में 2 घटक A और B हैं। क्या है बच्चों? 2 घटक A और B हैं, A हैं और B हैं। इनके जो मोल हैं वो क्रमशः Na और Nb हैं, और इनके मोल प्रभाज काई A और काई B हैं। तो अलग अलग मोल प्रभाज कैसे निकलेंगे बच्चों? अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है,
ए को विलायक मान सकते हैं, अब विलेय भी मान सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है क्राइटेरिया। तो हम लिखेंगे विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। ठीक है ना बच्चों, विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। यदि हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो आ जाएगा विलेय के मोल और विलयन के कुल मोल। बिल्कुल सामान्य सूत्र है क्या, किसी भी घटक के मोल और उस विलयन के कुल मोलों का अनुपात उस विलयन में उस घटक का मोल प्रभाज कहला रहा है। अगर इनको हम जोड़ दें बच्चों, काई ए और काई बी कर दें तो आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, यानी इसकी वैल्यू देखें अगर हम तो बच्चों क्या हो गई, Na प्लस Nb एलसीएम आ गया और ऊपर Na प्लस Nb बचा, Na प्लस Nb एलसीएम आया था, ये कैंसिल हो गए, यानी उत्तर आ गया 1। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, किसी भी विलयन में जितने भी घटक हैं यदि उन सबके मूल प्रभाजों को जोड़ोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग 1 आएगा बच्चों। तो हम सूत्र लिख दे रहे हैं, फिर सवाल करेंगे। सूत्र क्या होगा बच्चों, जो मूल प्रभाज है, मूल प्रभाज किसी भी घटक का, तो क्या होता है मूल बटे कुल मूल, है ना बच्चों, कुल मूल। मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, मूल बटे कुल मूल। यदि हम कहें विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे तो Na अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। यदि हम XB निकालेंगे बच्चों तो Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। और यदि हम XA प्लस XB निकालेंगे इसकी वैल्यू 1 आएगी। इन सूत्रों को बच्चों नोट कर लो, हम कुछ प्रश्न करवा रहे हैं आपको भी। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं बच्चों। अच्छा एक चीज और भी देख लो यहाँ पे, ये जो मूल प्रभाज है, ये जो मूल प्रभाज है, चूंकि इसके ऊपर भी मोल है और डिवाइड किया है उसमें भी मोल है, तो मोल से मोल कट आएंगे बच्चों, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी बच्चों, इसकी यूनिट नहीं होती है। ये तो भाग है, फ्रैक्शन है, मतलब कितना हिस्सा है पूरे एक भाग में, किसी भी घटक का कितना हिस्सा है मोलों के हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर रहा था, इसकी यूनिट नहीं होगी। दूसरी बात, एक बात और भी बेटा इसमें अच्छी है, ये सांद्रता को ज्ञात करने की बहुत अच्छी विधि है। क्यों अच्छी विधि है बच्चों, इसमें आयतन के पद नहीं आ रहे हैं। कौन सा पद नहीं आ रहा बच्चों, इसमें आयतन पर निर्भर नहीं कर रही है। किस पर, आयतन व तापमान पर निर्भर नहीं कर रही है बच्चों, नहीं कर रही ना, निर्भर नहीं करती। मूल प्रभाज की वैल्यू आयतन व तापमान पर भी निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसके परिणाम सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। इनमें ज्यादा चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न कर लेते हैं, छोटे से प्रश्न चालू करेंगे बच्चों और कठिन प्रश्नों तक हम जाएंगे। पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने। अगर हमने लिखा एक विलयन में 36 ग्राम H2O व 46 ग्राम इथेनॉल है। क्या है बच्चों, एक विलयन में 36 ग्राम H2O व 46 ग्राम इथेनॉल है। इसमें जल व इथेनॉल के मोल प्रभाज, क्या निकालना है बच्चों, जल व इथेनॉल के मोल प्रभाज बताइए। सिंपल क्वेश्चन होगा बच्चों। मोल प्रभाज के लिए हमें पहले पदार्थ के मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है, तो हम मोल निकालने पहले बच्चों। क्या निकालने, हमने निकाला मोल, जल के मोल। जल के मोल, जल के मोल कैसे निकलेंगे बच्चों, जल का भार दिया है 36 बटे जल का अणुभार 2H 2 1 O 16, यानी कि 2 धन 16
बराबर 36/18 और आंसर आया 2 मोल। कितने मोल हैं जल के बच्चों? 2 मोल। ये तो आप जानते हैं ना, मोल इक्वल टू क्या जानते हैं? मोल इक्वल टू जानते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला तो हम पहले से मालूम है। अब हम किसके मोल निकाल रहे हैं? इथेनॉल के C2H5OH के मोल निकाल रहे हैं। इसका भार दिया है बच्चों 46। इसका हमने अणुभार निकाला बच्चों। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हो गया 24, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन का 6, 1 ऑक्सीजन इसका 16 है। 46 बटे कितने होगा बच्चों? 24 और 36 और 16 46। 46 बटे 46 बराबर आ गया 1। कितना मोल हो गया बच्चों? 1 मोल हो गया। इथेनॉल का मोल 1, जल के मोल 2। अब तो हो ही गया। मोल प्रभाव निकालना है हमें। किसका निकालना है? पहले XH2O का निकालना है। यदि हम XH2O का मोल प्रभाव निकालेंगे तो H2O के मोल बटे विलयन के कुल मोल कितने बच्चों? जल के मोल 2 और इसका एक फॉर्मूला और लिख दें बच्चों। क्या हो जाएगा? XH2O इक्वल टू हो जाएगा NH2O डिवाइडेड बाई NH2O प्लस N इथेनॉल। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है ना? अब तो हो ही गया। कितना आंसर आया बच्चों? 2/3। 2/3 इसका आया 0.67। कितना आंसर आएगा बच्चों? 0.67 मोल। मोल तो होंगे नहीं, यूनिट ही नहीं होती बेटा इसकी, तो सिंपल हो गया। अब हमें निकालना है इथेनॉल का मोल प्रभाव। तो हम जानते हैं दोनों घटकों के मोल एक होते हैं, अर्थात दूसरे का मोल प्रभाव निकालना है तो एक में से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.67। आंसर कितना है बच्चों? 0.33। यानी दोनों के मोल प्रभाव हमें फाइंड होगा बच्चों। क्वेश्चन था 1 बिलियन में 36 ग्राम जल और 46 ग्राम इथेनॉल है, दोनों के पृथक पृथक मूल प्रभाव निकालिए। हमने मूल प्रभाव निकालिए बेटा। एक प्रश्न और कर लेते हैं बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 20% वेट बाय वेट NaOH विलयन है। क्या है बच्चों? 20% वेट बाय वेट NaOH का विलयन है। इसमें NaOH व जल के क्या निकालना है हमें? मूल प्रभाज की गणना करनी है। चलिए गणना कर लेते हैं बच्चों। 20% वेट बाई वेट का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है NaOH का भार 20 ग्राम। कितना है बच्चों? 20 ग्राम। और जल का भार 80 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा जल का भार? 80 ग्राम हो जाएगा। बकाया के प्रतिशत का मतलब 100 भागों में 20 भाग NaOH है। इनके मोल निकालने बच्चों। NaOH के मोल, फिर वही बच्चों, मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास दिया है 20, मॉलिक्यूलर मास होता है 40। ये तो हम कई बार कर चुके हैं। Na का 23, O का 16, H का 1 मिला के 40 हो जाता है। यानी आया 1/2 यानी कि 0.5 मोल। कितने आ गए बच्चों? 0.5 मोल। जल के निकालने हम, जल के ऐसा संकेत में लिख दिया था बच्चों हम NH2 निकालने। इसके भार 80 और इसका अनुभार होता है 18। जल का अनुभार कितना होता है? 18। 18 चौक 72। कितने बचे? 8 बचे है ना। फिर 4 आएगा, यानी जल के मोल कितने आ गए हैं? 4.44 मोल जल के आ गए हैं। ठीक है ना बच्चों? सॉल्व कर लें। अच्छा, हम मोल फ्रैक्शन निकालें। किसका निकालना है? इसी का निकाल रहा है इकाई NaOH का। NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। NaOH के मोल 0.5, विलयन के कुल मोल कितने बच्चों? ये और ये, यानी कितने हैं? 0.5 प्लस 4.44, यानी है आंसर 0.5/5 है ना बच्चे। इससे यहाँ 5 0 कर लें अगर तो आ जाएगा 4.06
4.94 कितना आ जाएगा 4.94। इसको सॉल्व करना बच्चों, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा, अच्छा थोड़ा अप्रॉक्स आंसर हम लिख दें, यहां से यहां हटेगा अगर तो यहाँ पे 10 और आ जाएंगे, 50 हो जाएगा है बेटा। अब इसमें भाग दे लेना 500 में, तो लगभग लगभग आएगा। जो भी आंसर आया बच्चों उस आंसर को क्या करोगे, NaOH के मोल आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन, और H2O का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स NaOH कर लेना, जो इसकी वैल्यू आएगी वह इसका मोल प्रभाज आ जाएगा। मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों, दोनों के मोल बटे कुल मोल होता है, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके मोल कितने आ रहे थे 5 और इसके मोल आ रहे थे जो 4.4, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के अलग अलग मूल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे बेटा। एक प्रश्न और करवाते हैं आपको, पहले इसको नोट कर लो आप। चलिए एक प्रश्न और करते हैं बच्चों। एक मिश्रण दिया हुआ है, उसमें 18% जल है और 32% इथेनॉल है और शेष एसिटिक एसिड है। क्या है बच्चों, शेष एसिटिक एसिड है। क्या क्या मिश्रण है बच्चों, 18% जल, 32% इथेनॉल और शेष जो बचा हुआ है वो एसिटिक एसिड है। इसमें तीनों के मोल प्रभाज निकालना है बच्चों, तीनों के मोल प्रभाज, तीनों के मोल प्रभाज हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। हम फिर बता रहे हैं बच्चों आपको, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए पहले हमें पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए बच्चों, मोलों की संख्या, क्योंकि ये प्रतिशत दिए हुए हैं। प्रतिशत का मतलब हुआ जो H2O है वो 18 ग्राम है। कितना है बच्चों 18, W/W दिया हुआ तो वेट बाई वेट परसेंटेज है ये। और इथेनॉल जो है, इथेनॉल नहीं है मिथेनॉल है बच्चों। क्या है, क्यों मिथेनॉल से कैलकुलेशन आसान होगी। मिथेनॉल जो है बच्चों CH3OH जो है वो दिया है 32 ग्राम। कितना दिया है 32 ग्राम। और एसिटिक एसिड जो हो जाएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा तो बच्चों आ रहा है 50, तो 50 100 में से 50 माइनस करेंगे तो शेष 50 ग्राम क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तीनों के भार आ गए, तीनों के अणुभार निकालकर इनके मोल निकालने। चलिए अणुभार और लिख देता है बच्चों, अणुभार, इसका अणुभार होता है 2 और 16 18। इसका अणुभार निकालेंगे बच्चों, कार्बन का 12, 4H का 4, 12 4 16, एक O का 16, 16 16 32 हो गया। इसका अणुभार 32 आएगा। और इसका अणुभार निकालें बच्चों, इसका अणुभार 32 आएगा। इसका अणुभार निकालें बच्चों, 2 कार्बन का 24, 4 हाइड्रोजन का 24 और 4 28 और 2 ऑक्सीजन है बच्चों 32, 28 और 32 यानी कि 60। मैं आप डायरेक्ट इसलिए निकाल रहा हूं कि आपको आते हैं, पिछले कालांशों में मैंने बता दिए हैं। इसका अणुभार 60 हो गया। चलिए मोल निकाल लें, NH2O निकाल लें बच्चों, 18/18 इक्वल टू 1। अच्छा NCH3OH निकाल लें हम, 32/32 इक्वल टू 1, 1 आ गए हैं। और NCH3COH निकाल लें बच्चों हम, मास कितना है 50/60, ये इससे कट गया। इसको सॉल्व भी कर लें बच्चों, 6 8 जा 48 पॉइंट में आ रहा है ना, 2 बचे, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48 और 2 के बचे ना, 2 शेष रह गए थे, 6 3 जा 18.83 आ गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें। क्या करें बच्चों, हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, H2O निकाल लें, तो H2O क्या लिखेंगे हम, NH2O डिवाइडेड बाई NH2O प्लस NCH3OH प्लस NCH3COOH, यानी इसके मोल अपॉन टोटल मोल लिखेंगे, आराम से निकल आएगा बच्चों, है ना। क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा अलग से 1 + 1 +
0.83, आंसर होगा 1/2.83। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, जो भी आंसर आएगा वो आंसर XH2O हो जाएगा। इसी क्रम में हम XCH3OH निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगी बच्चों बिल्कुल सेम आनी है उसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू एक ही है, 1 क्या है 1 + 1 + 0.83। जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा, वह XCH3OH हो जाएगा। और हमें निकालना होगा XCH3COOH निकालेंगे बच्चों हम, तो हम क्या करेंगे 1 में से क्यों करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग 1 होता है बच्चों, क्या होता है, तीनों का योग 1 होता है, तो 1 में से क्या कर लेंगे बच्चों हम XH2O और XCH3OH को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं एक विलयन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन को यदि जोड़ दिया जाए, सबका हिस्सा जोड़ दिया जाए, उस सबके हिस्से को जोड़ने पर एक विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एक विलयन बन जाता है। तो हम इनको मिला के एक विलयन है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इससे हमारा इसके भी मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बच्चों आप नोट कर लीजिए। एक दूसरी तरह के प्रश्न करवाते हैं आपको, जो कि आपकी पुस्तकों में सामान्यतः कम दिए हुए हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं बेटा हम। चलिए एक नए तरह का प्रश्न करते हैं बच्चों। प्रश्न दिया हुआ है 4.5 मोलल, यानी इसकी क्या दी हुई है बच्चों, मोललता दी हुई है। 4.5 मोललता वाला विलयन है, और विलयन किसका है, विलयन किसका विलयन है बच्चों, इथेनॉल का, C2H5OH का विलयन है। क्या है बच्चों, 4.5 मोललता वाला इथेनॉल का विलयन है। इसमें इथेनॉल के मूल प्रभाज निकालना है बच्चों। क्या निकालना है इसमें, इथेनॉल का मूल प्रभाज हमें काउंट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना, एक विलयन है, इस विलयन की मोललता दी हुई है, उसमें विलय का मूल प्रभाज निकालना है। बच्चों मोललता क्या होती है, हम अगर देखें मोललता की परिभाषा देखी थी हमने, देखा था, क्या देखा था, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या थी बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या थी। अर्थात जब भी हम मोललता की बात करेंगे तो विलायक का भार कितना लेंगे बच्चों, 1 किलोग्राम लेंगे, और विलय के मोल लेंगे। यानी ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो इथेनॉल है उसके इतने मोल 1 किलोग्राम जल में विलय हैं। क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, 4.5 m का मतलब क्या हुआ बच्चों, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग हुई है 4.5 मोल इथेनॉल किसमें, 1 किलोग्राम जल में उपस्थित हैं। क्या मतलब हुआ बच्चों, 4.5 मोल इथेनॉल 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है। जो हम जानते हैं हमें मोललता निकालने के लिए बच्चों, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों की मोलों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, मोलों की आवश्यकता पड़ती है। तो इथेनॉल के मोल तो दिए हुए हैं, इथेनॉल के मोल कितने दिए हुए हैं बेटा, 4.5, इथेनॉल के मोल 4.5 दिए हुए हैं बच्चों। जल के मोल निकालने हैं हम, किसके मोल निकालने हैं, जल के मोल निकालने हैं। जल का भार हमें दिया हुआ है बच्चों 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, और जल का अणुभार, क्योंकि मोल इक्वल टू भार अपॉन अणुभार होता है, जल का अणुभार बच्चों 18 होता है। आंसर आया 55.5। आगे भी 5 आता है, इतने में हमें आवश्यकता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बेटा, इसलिए हमने इतना लिखा है अभी, है ना, 55.5 मोल आ गए। अब तो मोल प्रभाज निकल ही आए बेटा। हमें यदि इथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, इथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल के मोल, इथेनॉल के मोल कितने हैं बच्चों, 4.5 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं 55.5 प्लस 4.5
यानी आया 4.5 अपॉन 60। कितना आंसर आया बच्चे? 4.5 अपॉन 60। इसको हटाया, यहाँ पे 10 लगा दिया, 15 से कट गया बच्चों, 15 3 जा और 15 4 जा, यानी आया 3 अपॉन 40। कितना आया बच्चों? 3 अपॉन 40 आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा? इस विलयन में इथेनॉल का मोल प्रभाज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, है ना। 4.5 ही आया ना, और टोटल मोल 60 आ गए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो इससे क्या आ जाएगा आपका? इससे क्या आ जाएगा बच्चों? मोल प्रभाज आ जाएगा। एक प्रश्न और कर लेते हैं बच्चों, नया प्रश्न है। उस प्रश्न का पहले हम फॉर्मूला बना लें, फिर प्रश्न करेंगे। हमें कभी कभी क्या होता है, मोलों में रिलेशन ज्ञात करना पड़ता है बच्चों। क्या ज्ञात करना पड़ता है? मोलों के अनुपात में। तो हम एक प्रश्न दोबारा से करते हैं बच्चों। हम लिखते हैं एक्स ए इक्वल टू, हम जानते हैं Na अपॉन Na प्लस एन बी, जानते हैं ना बच्चों। इसी क्रम में एक्स बी भी जानते हैं हम, एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। अच्छा, इनको डिवाइड कर दें अगर हम, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस एन बी, और यहां पे अगर लिखें तो आंसर आएगा Na प्लस एन बी, और पलट जाएगा ना, एन बी हो जाए, ये कैंसिल हो गए। यानी हमारा रिलेशन हो गया बच्चों एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू Na अपॉन एन बी। यानी क्या हो गया बच्चों? जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन का अनुपात मोलों के अनुपात के बराबर भी होता है। क्या कर रहा हूं मैं? एक विलयन के दो घटक हैं, अगर उन दो घटकों के मोल प्रभाजों का अनुपात उनके मोलों के अनुपात के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी हम लिख लें बच्चों, एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू Na अपॉन एन बी। ये फॉर्मूला भी बच्चों हमें यूज करना है। इसका व्यापक यूज होगा ए और बी के सॉल्यूशन में। इसको बच्चों मिटा दें, फिर नए क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया है 16 ग्राम मिथेनॉल के विलयन में कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए कि विलयन का, या विलयन में लिखें, विलयन में CH3OH का मूल प्रभाज 0.75 हो जाए। कितना हो जाए बच्चों? 0.75 हो जाए। क्वेश्चन ये है XCH3OH यदि 0.75 है, कितना है बच्चों? 0.75 है। विलयन में कितना वो है? 16 ग्राम इथेनॉल है, मिथेनॉल है। तो इसमें जल की मात्रा निकालनी है हमें। क्या निकालना है बच्चों? जल की मात्रा निकालनी है। बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा, हम जल के मोल निकालने पहले हम क्वेश्चन को दूसरी तरह से करें कि इसके मोल भी, इसके भी मोल फाइंड कर लेंगे बेटा, जल के मोल भी फाइंड कर लेंगे। हम पहले जल के मोल निकालने के लिए सूत्र हम जानते हैं, इसमें रखते हैं। क्वेश्चन दूसरा करेंगे हम, इसका मोल प्रभाज दिया होगा, किसका? विलेय का मोल प्रभाज दिया होगा, और विलायक का मोल प्रभाज दिया होगा। इसके अलावा विलेय के मोल भी दिए होंगे, विलायक का मोल हमें ज्ञात करना होगा। प्रश्न इस तरह से बन जाएगा बच्चों। कैसे बनेगा हम देखते हैं। पहले हम जानते हैं XCH3OH प्लस H2O, दोनों का मोल प्रभाज जोड़ोगे इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम इसमें से जल का मोल प्रभाज निकालना है हमें, किसका? तो हम जानेंगे 1 माइनस इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी 0.25 आ गया। जल का मोल प्रभाज कितना हो गया बेटा? जल का मोल प्रभाज 0.25 हो गया। दोनों के मोल प्रभाज मिल गए। हम मिथेनॉल के मोल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मिथेनॉल के मोल निकाल सकते हैं। कैसे? भार बटे अणुभार। मिथेनॉल का अणुभार अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किया था, 32 आया था, यानी 0.5 मोल। कितने आ गया बच्चों? 0.5 मोल। अब तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया। हम जानते हैं
एक्स H2O निकालना है, हमें कौन सा निकालना, चलो लिख देते हैं एक्स CH3OH डिवाइडेड बाई एक्स H2O इक्वल टू NCH3OH और NH2O, अर्थात मोल फ्रैक्शन का अनुपात मोलों के अनुपात के बराबर होता है। वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू है 0.75, इसकी वैल्यू 0.25, CH3OH है 0.5 और इसकी वैल्यू बच्चों में निकालनी है, NH2O में निकालना है। सॉल्व किया, इससे ये 3 टाइम कट गए बेटा। कितने टाइम कट गए इससे? ये 3 टाइम कट गए। आंसर कितना आया देखा जाए तो NH2O इक्वल टू आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 3। कितना है बच्चों? 0.5 डिवाइडेड बाई 3। इसको हटाया, यहां पे यहां लगा दिया, 30 हो गया, यानी 1/6। कितना आ रहा बच्चों? 1/6। NH2 कितना आ गया? 1/6 आ गया। यानी कि हम जानते हैं N इक्वल टू जानते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या जानते हैं बच्चों? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमने N की वैल्यू रखी यहां पे। N की वैल्यू कितनी है? 1/6। मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है। आंसर निकाला हमने बच्चों 18/6, तो W की वैल्यू 3 ग्राम आ गई। 3 ग्राम जल को घोलना पड़ेगा, इसको नोट करना बेटा। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं बेटा। एक प्रश्न दिया हुआ है H2SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल है बेटा, H2SO4 के जलीय विलयन में जल का मोल प्रभाज। क्या बच्चों? जल का मोल प्रभाज। किसका बच्चों? जल का मोल प्रभाज XH2O दिया हुआ है बच्चों 0.75। कितना दिया हुआ जल का मोल प्रभाज? 0.75 दिया हुआ है। तो विलयन की मोललता बतानी है बच्चों। क्या बतानी है? विलयन की मोललता बताइए। थोड़ा प्रश्न कठिन सा लग रहा है देखने में बच्चों, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है बेटा। मोललता का मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल, अर्थात यदि हमें इसके मोल मिल जाए, किसके? H2SO4 के मोल मिल जाए हमें। क्या मिल जाए बच्चों में? इसके मोल मिल जाए। कहां मिल जाए इसके मोल? 1 किलोग्राम जल में, तब तो हमें काम ही हो गया। 1 किलोग्राम जल में इसके मोल मिल जाए अगर हमें, तब काम हो गया। इसके मोल यानी कि NH2SO4 मिल जाए हमें, और किस में मिल जाए? 1 किलोग्राम जल में। तो पहले हम दोनों के मोल अलग अलग लिख लें। 1 किलोग्राम जल के मोल तो हम जान सकते हैं। 1 किलोग्राम जल में कितने मोल हो जाएंगे बच्चों? भार 1000 ग्राम, अणु भार 18, 55.5। ये तो हम जानते हैं बेटा, 55.55 आता है। इसके मोल तो हम मिल ही गए। हमें जल की मोललता दी हुई, जल का मोल प्रभाज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.75। तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज 1 में से घटा दो। हम जानते हैं दोनों घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो 1 में से जब 0.75 घटाएंगे 0.25 आ जाएगा। ये किसके मोल हो गए? सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल हो गए। अब तो ये सूत्र है ही हमारे पास। क्या है? मोल प्रभाजों का अनुपात। क्या करूं बच्चों? मोल प्रभाजों का अनुपात मोलों के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। किसके? मोलों के अनुपात के बराबर होता है। अब तो हमें सूत्र में मान रखना है बेटा सीधा सीधा। इसका मोल प्रभाज, यानी इसको हमने जल माना यदि, तो जल लिख देता है। जल का मोल प्रभाज है 0.75 और इसका H2SO4 का मोल प्रभाज है 0.25। चलिए मोल देख लें बेटा कितने हैं। जल के मोल हमें मालूम है 55.5 है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल हमें मालूम नहीं है।
तो हम लिख दे रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये इससे 3 टाइम कट गया बेटा, कितनी टाइम कट गया, 3 टाइम कट गया। अब उसको वहां ले गए, क्या हो गया बेटा, NH2SO4 इक्वल टू हो गया 55.5 डिवाइडेड बाई 3, 18×3 = 54, एक बचेगा और 3 5 जा 15, यानी कि ये आ गया इसकी मोलैलिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, इतना देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा था बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, इतने मोल किस में डिजोल्व होंगे बेटा, 1 किलोग्राम पानी में। चूंकि 1 किलोग्राम जल हम लेके चल रहे हैं ना, 1 किलोग्राम जल में जो मोलों की संख्या वो इसकी मोललता हो गई है। तो ये प्रश्न भी बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है आज आपके मोल फ्रैक्शन के लगभग सभी तरह के प्रश्न हो चुके हैं बेटा। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज बॉक्स में यूट्यूब पर ही टाइप करके संबंधित प्रश्न बताएं, आपको निश्चित ही उनका उचित और सटीक जवाब मिलेगा बेटा। मैं आपसे एक बात बहुत दिनों बाद अनुरोध कर रहा हूं, यदि जिस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है और आपको लग रहा है कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, कुछ ना कुछ लाभ लेके आप जा रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और भी जो बच्चे हैं जिनको इसका लाभ प्रदान अभी तक नहीं हो रहा है, आप उनसे भी बोलें कि वो भी इस चैनल पे आके नवीन जानकारियां प्राप्त करें। मैं आपको इसी तरह नई से नई जानकारियां बच्चों प्रदान कराता रहूंगा। आप अगले कालांश आने तक उपरोक्त सभी सूत्रों को बेटा, इन सभी सूत्रों को ध्यानपूर्वक याद कर लें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जो मैंने पहले 5-7 मिनट में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको क्लियर कर लें। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ, नई अवधारणाओं के साथ, नई गणनाओं के साथ